जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया परफेक्ट हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। एक नया चैनल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नया चैनल, यस, नया चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जीएसटी रिसर्च, जीएसटी रिसर्च। और ये चैनल किन लोगों के काम का है, कौन कौन से काम का है सर? स्टूडेंट्स के लिए तो बेटा, स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी हमारा ये चैनल चल ही रहा है, गौर से लर्निंग एंड स्टडी अड्डा। बट अभी हमारा जो चैनल, ये नया चैनल है, वो है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं उनके लिए, जो सीए स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, और जो सीए नहीं है, एक आम आदमी है, उनके लिए भी। इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं, जीएसटी रिसर्च नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जीएसटी की जो प्रोविजंस है उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम वहां पे समझाएंगे। और कैसे प्रोविजन, जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, लेटेस्ट केसेस है। जैसे अभी हाल ही में काफी सारे केसेस चल रहे हैं, जैसे एक पापड़ को लेकर के चल रहा है कि भाई पापड़, गोल पापड़ पे टैक्स लगेगा, गोल पापड़ एग्जम्प्ट होगा, स्क्वायर पापड़ पे टैक्स लगेगा। इसके पीछे का रीजन कि आप लोग कंफ्यूज है, लगेगा नहीं लगेगा टैक्स। वैसे ही कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अगर कोई मेडिकल स्टोर चलाता है और कॉस्ट पे ही मेडिसिन बेचता है, तो क्या वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, नहीं होगा? ऐसे काफी सारी डे टू डे लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं जिन पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा क्वेश्चन दिमाग में चलता है। चाहे एक आम आदमी हो, चाहे आप एक आम आदमी ना होकर के एक सी स्टूडेंट हो, तो आपको अपने आर्टिकलशिप में ये इश्यूज आते हैं। या फिर आप कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी है, या सीएम है। ये क्वेश्चंस आपके लाइफ में हर बार कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब लेकर के हमारा ये चैनल आएगा, जिसमें हम सबसे पहले जीएसटी के जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे उनका सबसे पहले आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी अमेंडमेंट आया, कोई भी नोटिफिकेशन आया, कोई भी सर्कुलर आया, क्या बोलता है, कैसे बोलता है और क्यों बोलता है, उन सब के बारे में हम ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर। इसलिए हमने हमारे चैनल का नाम रखा जीएसटी रिसर्च। जीएसटी रिसर्च जो चैनल है, इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आप अगर अपने बिजी शेड्यूल में हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रोविजन सारे पढ़ सकें, तो आपको सिर्फ ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस नए चैनल का, वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए और आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपने टाइम को प्रॉपर्ली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी सर्कुलर जिसमें कोई डेट एक्सटेंड हुई है, या कोई नया ऐसा पॉइंट जो आपके प्रैक्टिस पे, आपके काम पे इंपैक्ट डाल सकता है, उन सबको सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है जीएसटी रिसर्च, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आज जो हमारा पहला केस है, वो पहला केस है नगरी आई रिसर्च फाउंडेशन, गुजरात हाईकोर्ट का। ये हाईकोर्ट का केस है। इस केस को लेकर के क्या इश्यू आया था, क्या दिक्कत आई थी, जरा मैं आपको बता देता हूं। इसमें हुआ क्या था कि एक ट्रस्ट है, उन्होंने, जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उन्होंने एक मेडिकल स्टोर लगाया। वो मेडिसिन को कॉस्ट टू कॉस्ट पे या नॉमिनल प्रॉफिट पे सेल आउट करते थे। नॉमिनल प्रॉफिट भी इसलिए लेते थे कि भाई जो मेडिकल स्टोर में एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह निकल सके, बराबर। प्रॉफिट मोटिव नहीं था उनका। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उस केस में जीएसटी लगेगा उन मेडिसिन पे या नहीं लगेगा। और वो फाउंडेशन, वो ट्रस्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट के 12AA में रजिस्टर्ड है। देखते हैं इस केस में क्या हुआ था, क्या फैक्ट थे और क्या डिसीजन आया। नगरी आई रिसर्च फाउंडेशन, गुजरात हाईकोर्ट के केस में हुआ क्या था बेटा, पहले देखते हैं वन बाय वन फैक्ट ऑफ द केस। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ यह था कि एक सीएच नगरी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल था, वो क्या काम करता था, आई एंड रिसर्च एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट। जो आंखों के ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, उनका रिसर्च हो गया, वो सब काम क्या करता था। उसके अलावा वो हॉस्पिटल एज वेल एज प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, चैरिटेबल एक्टिविटीज इन आई रिसर्च एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। अब इधर देखना बेटा, यहाँ पर ये क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा ट्रस्ट, और मैं अगर कोई भी डोनेशन वगैरह या कोई भी फंड वगैरह रेज करता हूँ, जो मैं कहाँ यूज करता हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता है, तो रजिस्ट्रेशन की मुझे जरूरत नहीं है। बट हुआ क्या था कि इनके साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने एक मेडिकल स्टोर भी लगा लिया। द पिटिशनर ट्रस्ट इज ऑल्सो रनिंग ए मेडिकल स्टोर। उन्होंने अपना एक मेडिकल स्टोर रन किया, और वो जो मेडिकल स्टोर है, वो कोई भी पेशेंट चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर पेशेंट हो, बराबर, वो जब ट्रीटमेंट के लिए आते थे तो उनको मेडिसिन की जरूरत होती थी। तो जब वो मेडिसिन लेते थे, इंडोर आउटडोर जो भी पेशेंट्स वगैरह होते थे, तो उनको मेडिसिन देते थे लो कॉस्ट में, बराबर, मतलब जो कॉस्ट टू कॉस्ट होती है उसमें, या नॉमिनल प्रॉफिट में देते थे। तो अब यहां पर इश्यू रेज हो गया कि क्या उस ट्रस्ट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पहला इशू। दूसरा इशू ये रेज हो गया, क्या उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा क्या। अब यहां पर हुआ क्या, यह मैटर चला गया था गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में। फिर वहां पर केस जब
जो आपके पिटिशनर है बराबर, जो ट्रस्ट है उसके खिलाफ चला गया था, उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो डिसीजन जो है वो पिटिशनर के खिलाफ चला गया था, तो उसने क्या किया, ट्रिपल AR में अप्लाई कर दिया। ट्रिपल AR क्या होता है, अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वहां पे अपील कर दिया। अब ये जी क्यों लिखा बेटा, ये है आपके गुजरात हाई कोर्ट का, इसलिए जी है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होती है, बराबर है। तो GAAR, GAAR, तो पहले GAAR में गया, GAAR का डिसीजन आया, भाई देखो जी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब यहां पर वो जो ट्रस्ट था, तो ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशन जो है उनको ये बात चुभ गई, बोले नहीं नहीं यार ये तो गलत है यार, ऐसे कैसे, हम तो एक तो जो है धर्म का काम करते हैं, हम तो पैसा भी नहीं कमा रहे, हमारा तो प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम ट्रिपल AR में जाएंगे। वो ट्रिपल AR में गए। ट्रिपल AR जो उनका भी गुरु निकला, उन्होंने भी बोल दिया देखो भाई आप कुछ भी बोलो, ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और जो मेडिसिन आप बेच रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। तब यहां पर पिटिशनर ने बोला भाई मेरी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये मेडिकल स्टोर जो है मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए लगाया है, मैं कोई नॉर्मल जो बाकी के मेडिकल स्टोर पैसा दबा दबा करके कमा रहे हैं वैसा एक्टिविटी या वैसा काम नहीं है मेरा। बोले कुछ भी हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। जब ये केस आया तो उस केस में पिटिशनर ने फिर हाई कोर्ट में जाना ही बेटर समझा, और हाई कोर्ट के सामने उसने क्या क्या पॉइंट उठाए थे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने उठाया था कि भाई जो बिजनेस है उसकी डेफिनेशन में मेरा ये प्रोडक्ट कवर ही नहीं होता, रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर, उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। नहीं बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है नाइदर टू बी सेड टू बी ट्रेड, कॉमर्स और एनी पेक्यूनरी बेनिफिट, कोई भी फायदा मुझे नहीं मिल रहा किसी भी तरह का, तो आप इसको बिजनेस एक्टिविटी में कवर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये था, बराबर है, किसका, नगरी फाउंडेशन का। दूसरा पॉइंट नगरी फाउंडेशन ने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट कुड नॉट बी सेड टू बी रनिंग ए मेडिकल स्टोर फॉर प्रॉफिट। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इंटेंशन के हिसाब से ही ना, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तब भी इसको बिजनेस नहीं माना जाएगा। दो पॉइंट उन्होंने रेज की। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला activities of the trust could not fall in the first part of definition, trade, commerce. The application of the second part of definition, supply, would not be arise. बोले जब ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी में कवर नहीं हो रहा तो उसको तो सप्लाई मानना ही बेवकूफी है। अब ये बात जो, ये पॉइंट उन्होंने रेज कर दी हाई कोर्ट के सामने। अब हाई कोर्ट जो है वो सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक चाहिए और एक्ट क्या, लैंग्वेज चाहिए। तो हाई कोर्ट ने क्या क्या बोले, भाई चेक किया जाए कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है और रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ता है। बोले भाई रजिस्ट्रेशन जो भी करवाना पड़ता है, अगर किसी का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, और अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है उसमें 40 लाख भी है। सर्विस के लिए 20 लाख होती है, बराबर, सर्विस के लिए 20 लाख होती है, और अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख होती है, बट सर्विस और गुड्स दोनों ही आप दे रहे हैं, दोनों ही दे रहे हैं तो 20 लाख होती है। तो यहां पर जो लिमिट देखी जाएगी वो 20 लाख देखी जाएगी, क्योंकि वो सर्विस भी दे रहे हैं, भले वो एग्जम्प्टेड सर्विस है, जैसे कि आंखों का ट्रीटमेंट वगैरह करना, उनके लिए कैंप लगाना, तो वो सब सर्विस में आता है। तो यहाँ पे 20 लाख से क्रॉस होते उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये। अब क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है, क्या ये बिजनेस है, तो उन्होंने बोला क्या ये सप्लाई और बिजनेस है, दोनों चेक किए जाए। तो कोर्ट ने सप्लाई की डेफिनेशन चेक की, तो सप्लाई की डेफिनेशन में एक सेक्शन 7(1)(a) आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि सप्लाई की डेफिनेशन में बोला जाता है भाई कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस या बोथ या दोनों, अगर फॉर कंसिडरेशन कुछ कंसिडरेशन के बदले किसी को दिया जा रहा है, बराबर, और वो बिजनेस एक्टिविटी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। अब यहां पे देखो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो नगरी फाउंडेशन जो है सर्विस भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है, एक कंडीशन तो हमारी पूरी होगी, बराबर है। दूसरा नॉमिनल अमाउंट चार्ज करा बट उसको चार्ज कर रहा है, तो हमारा जो पॉइंट था कंसिडरेशन होना चाहिए, वो कंसिडरेशन भी कवर हो गया यहां पर। बट अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या वो नगरी फाउंडेशन का बिजनेस माना जाएगा? अगर माना जाएगा तो फिर सप्लाई मानी जाएगी, और सप्लाई मानी जाएगी तो रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो जीएसटी भी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए बिजनेस की डेफिनेशन चेक की कोर्ट ने। बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं, ये बिजनेस की पूरी डेफिनेशन है, जिसमें बोला का भाई कोई भी ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, ये सब, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इन फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट। पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब कनेक्टेड विद मनी और पेमेंट, मतलब चाहे वो पैसों के लिए क्या जा रहा, नहीं क्या जा रहा, या प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें प्रॉफिट नहीं भी है, फिर भी वो बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे नगरी फाउंडेशन का केस बिजनेस एक्टिविटी में कवर हो गया, कवर हो गया ना। अब हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हाईकोर्ट ने बोला भाई सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तब। दूसरा, पिटिशनर आर सेलिंग द मेडिसिन मे बी एट चीपर रेट but for consideration in course of furtherance of business, the submission of such sale could not be said to be business in view of the definition contained section 217 of the said act cannot be accepted। जो नगरी फाउंडेशन ने बोला कि भाई ये तो बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में सीधा सीधा यहाँ पे बोला गया भले आपका प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है फिर भी वो बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा, बराबर है। तो यहां पर उनका दूसरा पॉइंट जो है, पहले तो ये रजिस्ट्रेशन में होगा नहीं होगा तो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो गया, पहले पॉइंट में तो ये बता दिया कोर्ट ने, दूसरे पॉइंट में ये भी बता दिया कि वो बिजनेस में भी कवर होता है। अब आगे आ जाओ, दैट एनी ट्रेड कॉमर्स वेदर नॉट फॉर ए पेक्यूनरी बेनिफिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स बिजनेस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ओके, नाउ it is immaterial whether such trade commerce or such activity is for pecuniary benefit or not, as profit motive है या नहीं है ये irrelevant point है। हाईकोर्ट का कंक्लूजन आया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उनको और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा जो मेडिसिन वो दे रहे हैं। तो बेटा याद रखना आज के बाद हर चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जम्प्ट होती है, कोई जरूरी नहीं है। और जितने भी मेरे कलीग हैं, बेटा तो मैंने उनके लिए बोला जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बट जितने भी मेरे कलीग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उन सबको ये चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो नया चैनल जीएसटी रिसर्च उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारा हर अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किन पॉइंट्स पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती, हम उन्हीं पे वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।